प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA भाग द्वितीय के पाठ्यक्रम में जो नाटक विषय आपके रखा गया है उसी नाटक विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं। पूर्व में भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज नाटक के जो बचे हुए तत्व हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कल हम नाटक के 3 तत्वों के बारे में अध्ययन कर चुके थे और आज हम बाकी बचे हुए जो नाटक के तत्व हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं और उनकी क्या क्या खासियत हमारे सामने आती है। कल हमने कथोपकथन, चरित्र चित्रण और कथा वस्तु, ये 3 जो नाटक के अहम तत्व हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए देश, काल और वातावरण नामक तत्व पर सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। देश, काल और वातावरण नाटक में सजीवता लाने के लिए इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि नाटक की जो कथा वस्तु होती है उसमें किस देश पर वो कहानी, किस स्थान पर वो कहानी लिखी गई है नाटक की, किस समय की वो कहानी लिखी गई है नाटक की, और वहाँ का वातावरण उस समय का कैसा है। या ये कहिए कि नाटक सुबह का वातावरण का है, या दोपहर के वातावरण का है, या शाम के वातावरण का है, या आधा अंधेरा आधा रोशनी वाला वातावरण है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को प्रकट करने की पूरी स्थितियां उस नाटक में होनी चाहिए, दोनों तरह से। एक तो नाटककार जब नाटक लिखता है तो उसमें भी इस तरह का वातावरण बनाया जाए कि उसका आसानी से मंचन किया जाए, उस समय को लिया जाए कि उस समय की बातों को सामने दिखाया जा सके, और उस देश को लिया जाए जिस देश के वातावरण से हम परिचित हों या परिचित करवाया जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी नाटक में जो देश, काल और वातावरण का तत्व होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला जो तत्व आता है वो है भाषा शैली। भाषा शैली में हम ले सकते हैं कि नाटक की भाषा शैली पात्र और कथा वस्तु के अनुकूल होनी चाहिए। सबसे पहली बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज पात्र के अनुसार होनी चाहिए, और दूसरी बात जो कथा वस्तु रचनाकार के मस्तिष्क में है उसके अनुसार होनी चाहिए। तो जिस प्रकार की कथा वस्तु नाटककार निर्धारित करता है, ठीक उसी प्रकार की भाषा शैली का भी उसमें चयन किया जाना चाहिए। फिर दूसरी जो मैंने कहा कि पात्रों द्वारा, अर्थात पात्र जैसे होंगे वैसी ही भाषा होनी चाहिए। यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र का कृषक वर्ग का व्यक्ति है उस नाटक में पात्र, तो उसकी भाषा उस ग्रामीण कृषक जैसी होनी चाहिए जिसका कि उपयोग कृषक करता है। मैं सामान्य कृषक की बात करूं, ऐसा बात नहीं कृषक पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन यहाँ उस कृषक की बात हो रही है अधिक पढ़ा लिखा नहीं होता। और यदि कहीं किसी दरबार की भाषा का वातावरण है तो वहाँ उस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसा कि महल या दरबार में होता है, जी हुजूरी वाला वातावरण। इसके साथ साथ भाषा का सरल तथा सुबोध होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बोझिल भाषा हो या बहुत अधिक परिनिष्ठित भाषा हो तो उसका प्रयोग करने से नाटक में बचना चाहिए, क्योंकि लोगों के समझ में आने में समस्या खड़ी हो जाती है। इसके अलावा संवाद हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए ताकि जो कलाकार हैं वो भी उस भाषा, उन संवादों को बोल सके और सुनने वाले भी उन संवादों को आसानी से सुन सके और समझने की तरफ भी वो जा सके। अगली जो बात आती है वो है रस भाव। वैसे तो ना साहित्य की कोई भी विधा हो, सब में अपना अपना एक रस विधान होता है, लेकिन कविताएं हुई, नाटक हुई, कहानियां हुई, एकांकियां हुई, या जो
बड़े उपन्यास हुए, उन सब में इन चीज़ों की अधिक आवश्यकता होती है, या वो बिना रस के हो ही नहीं सकते, ये मान सकते हैं। तो हर नाटक का अपना एक रस भाव होता है, और कुछ रस 9 रस माने गए हैं मूलतः। कुछ जो हैं नाटकों के लिए कुछ रस जो है ये कहा गया है कि होने ही नहीं चाहिए, कुछ में वो रस होने चाहिए, या हम सही मायने में यदि बात कहें तो सब रसों का एक संतुलित उपस्थिति उस नाटक में होनी चाहिए। हम जानते हैं कि प्रमुख रस तो 9 तरह के होते हैं, लेकिन नाटकों में मूलतः श्रृंगार, वीर और करुण, इन 3 रसों का प्राधान्य रहता है। और जो शांत रस है उसको नाटक में त्याज्य माना गया है, त्याज्य माना गया है। और रस भाव उत्पन्न करने का प्रयास भी रचनाकार या नाटककार द्वारा किया जाता है। तो रस भाव पैदा हो, इसके लिए भी 4 तरह की वृत्तियों का उपयोग अक्सर नाटककारों द्वारा किया जाता रहा है। पहली है कैशिकी, दूसरी है सात्विती या सात्विकी, तीसरी है आरभरी, और चौथी है भटी या भारती। अलग अलग नामों से इसको पुकारते हैं। कैशिकी के अंतर्गत जो है श्रृंगार और हास्य आदि आ जाते हैं, और सात्विकी के अंतर्गत वीर आ जाता है, रस, अद्भुत रस, भयानक आ जाता है, और आरभरी में भयानक रस और रौद्र रस जो है संबंध रखता है। और भारतीय हम कहते हैं कि भटी नामक जो वृत्ति है उससे उसमें भाषा का प्रयोग जो है वो करके उस तरह की स्थितियां पैदा की जाती हैं। अब आते हैं हम 7वें तत्व पर, वो है उद्देश्य। कोई भी साहित्यिक कृति लिखी जाती है तो निश्चित रूप से लेखक का उसमें कोई न कोई उद्देश्य होता है, और नहीं भी होता तो जब तक समाप्त होता है वो नाटक या अन्य कोई विधा, तब तक उसमें कोई न कोई उद्देश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। अब आता है कि उद्देश्य क्यों होना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है, वो उसको मार्ग दिखाता है। तो जब लेखन का कार्य होता है तो कोई न कोई उद्देश्य होता है जो समाज के लिए उपयोगी हो, या समाज की बुराइयों को दूर करने वाला हो, समाज की बुराइयों को दिखा करके उनसे बचने का मार्ग दिखा रहा हो। तो इस तरह से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और बहुत से छोटे छोटे उद्देश्य भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य का जहाँ तक सवाल आता है तो उद्देश्य हमेशा वृहद होना चाहिए, महान होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यदि उद्देश्य बड़ा होगा तो वो नाटक भी लोकप्रिय होगा, और उद्देश्य यदि बड़ा नहीं होगा तो नाटक भी बड़ा नहीं होगा। तो वो समाज के किसी न किसी समस्या को उठाने वाला होना चाहिए, यदि अच्छाई की तरफ ले जा रहा है तो वो अच्छाइयाँ प्रकट करने वाला होना चाहिए। बुराइयों को दिखाने वाला है तो उन बुराइयों से बचने की व्यवस्था भी दिखाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो इस तरह से हम जानते हैं कि उद्देश्य भी नाटक का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब आते हैं एक और तत्व, अभिनय। नाटक में पात्र होते हैं, नाटक में संवाद होते हैं, और वो पात्रों के माध्यम से जिस उद्देश्य को लेकर के रचनाकार ने उस नाटक की रचना की है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन पात्रों का अभिनय आवश्यक होता है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि कोई भी नाटक यदि रचा जाता है तो उसमें इस तरह की व्यवस्था हो कि जो घटनाक्रम दिखाया जा रहा है उस घटनाक्रम का मंचन किया जा सके। हमने ऊपर देश काल और वातावरण में भी देखा है, आगे हम जो संकलन त्रय पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। हम जानते हैं कि अभिनय मूलतः 3 प्रकार का होता है या 4 प्रकार का होता है।
4 प्रकार का होता है। आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। ये रस का अब जब हम पढ़ेंगे रस के बारे में तो उसमें भी ये चीज़ें आएगी, यहाँ हम ज़्यादा विस्तार से नहीं करेंगे। आंगिक अभिनय जो अंगों के द्वारा दिखाया जाता है, अंगों के माध्यम से किया जाता है। वाचिक अभिनय जो बोल करके किया जाता है, अंगों के विभिन्न जो भाव हैं, जो गतिविधियाँ हैं उनके माध्यम से, चाहे वो आँख हो, चाहे वो मुख हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, या पूरे मुख की मुद्रा हो, उन सब के माध्यम से जो करेंगे वो होता है आंगिक। और जो बोल करके जो अभिनय किया जाता है, जैसे आवाज़ का धीमे रखना, तेज रखना, आवाज़ में लरज पैदा करना, आवाज़ में भावुकता लाना, ये सब वाचिक अभिनय होते हैं। तीसरा होता है आहार्य। ये होता है हमारी जो पात्र है उसकी वेशभूषा एवं उसको सजाने के जो प्रसाधन हैं उनसे। अब मान लीजिए प्राचीन काल का है, जिस समय राजा महाराजा पर है, तो राजा महाराजा किस तरह की वेशभूषा पहनते थे, तो उस तरह की वेशभूषा उसको पहनाई जाती है और उसी तरह की उसकी सजावट की जाती है। किसान की दिखानी है तो किसान में भी यही स्थिति है, उसके अनुसार नारी को दिखाना है, जैसे पुराने समय में पुरुष ही नारी का पात्र निभाया करते थे, तो पुरुषों को नारी के वस्त्र वगैरह पहना करके। आधुनिक दिखाना है या पुराना दिखाना है, प्राचीन दिखाना है, तो उससे भी फर्क आ जाएगा। तो ये चीज़ें मायने रखती है आहार्य अभिनय के अंतर्गत। और चौथा होता है सात्विक। इसमें आप आहार्य को तो निकाल दीजिए, बाकी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है, लेकिन एक मूल बात जो इसमें होती है वो ये है कि बिना किसी प्रयास के ये अभिनय किया जाता है, कोशिश नहीं की जाती, बल्कि वो परिस्थितियां जब पैदा होती है तो स्वतः ही मनुष्य का शरीर उस तरह की गतिविधियां प्रारंभ कर देता है या अपने आप ही प्रारंभ हो जाती। जैसे अश्रु, आंसू। आंसू जब दुख होता है या बहुत अधिक खुशी होती है तो स्वतः ही बहते हैं। तो इस तरह का जो अभिनय है वो सात्विक अभिनय कहलाता है। स्वेद, पसीना होता है, डर से कठिन परिस्थितियों में पसीना अपने आप निकलता है। रोमांच है, कंप है, कंपन है, स्तंभ है, ये भी एक अभिनय, अर्थात तो कोई ऐसी घटना का सुन करके, देख करके व्यक्ति जड़ हो जाता है, कोई भी गतिविधि करना वो बंद कर देता है, तो वह स्तंभ कहलाता है। तो इस तरह से जो सात्विक अभिनय है वो भी नाटक में होना चाहिए या उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब आते हैं 9वें जो हमारे नाटक के तत्व है संकलन त्रय, उस पर हम चर्चा करेंगे। संकलन त्रय में 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है: स्थान, समय और कार्य। यदि इन तीनों चीज़ों का आवश्यक आपस में समन्वय नहीं होगा तो नाटक का मंचित किया जाना संभव नहीं हो सकता। कहीं समय की कमी है या कहीं समय का आधिक्य है, कहीं स्थान की कमी है तो कहीं स्थान का आधिक्य है या स्थान उपलब्ध है या नहीं है, और कुछ गतिविधियां ऐसी है नाटक में जिनका अभिनय किया जाना ही संभव नहीं हो, मंच पर मंचित किया जाना ही संभव नहीं हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अर्थात नाटक जब लिखा जाता है या लिख दिया गया है तो उसके बाद तो नाटक लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि नाटक किस स्थान पर मंचित किया जाएगा। तो नाटककार भी ध्यान रखे, और चलो नाटककार ने पहले लिख दिया और हम मंचित करना चाहते हैं, तो जो नाटक को मंचित करवाना चाहते हैं उनको उस नाटक के अनुसार स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। मंच पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। दूसरा जो है समय, नाटक इतने ही समय में हो जितना समय लोगों के पास उपलब्ध हो। जिन लोगों के लिए लिखा गया उनके पास वो समय हो, या समय की कमी हो तो नाटक वैसा ही लिखा जाए, या नाटक पहले से लिखा हुआ है, बड़ा है तो लोगों को उसके अनुसार अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। नाटक को खंडों में बांट करके किया जा सकता है या फिर अपना समय बढ़ा करके निकाला जा सकता है।
फिर है कार्य। मेरे को हमेशा ध्यान आता है रामलीला का एक दृश्य जिसमें हनुमान को संजीवनी लानी होती है। काफ़ी कठिन होता है, या हनुमान को पेड़ों पर उछल कूद करनी होती है। तो एक फिल्म का दृश्य ध्यान आता है, उसमें ध्यान नहीं दिया गया, और या तो पेड़ की डाली का ध्यान नहीं रखा गया, या जो पात्र हनुमान का अभिनय कर रहा था उसका ध्यान नहीं रखा गया। वो इतना भारी था और डाली इतनी कमज़ोर थी कि वो टूट गई। और हनुमान जब संजीवनी लाते हैं तो उड़ते हुए दिखाते हैं। तो उड़ते हुए दिखाना बड़ा कठिन है। तार बांध करके पता नहीं कैसे हनुमान को ऊपर ले जाते हैं, बड़ी कठिनाई होती है। कई बार बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं उसमें उस कार्य को करने के लिए होनी चाहिए। या ऐसा कार्य दिखाइए मत, और दिखाते हैं तो उस तरह की उसमें परिस्थितियां पैदा करिए जिनका मंचन बहुत अधिक आसानी से किया जा सके। तो इस तरह से नाटक के जो 9 उद्देश्य हैं, इसके अलावा और भी उद्देश्य हो सकते हैं, आप अपने अनुसार इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। जिस तरह से आपने इसको समझा उसके आधार पर आप कर सकते हैं। जैसे भाषा और शैली दोनों अलग अलग रखी जा सकती है, भाषा शैली दोनों एक में भी रखी जा सकती है। फिर जैसे मैंने अभिनय कहा तो अभिनय को फिर 2-3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन विभाजन को जहाँ तक हो सके कम से कम किया जाना चाहिए, और अधिक से अधिक बातें उसमें समन्वित की जानी चाहिए, तब जाकर के एक सफल नाटक। यदि इन समस्त तत्वों का नाटक में अभाव रहता है, या 1, 2, 3 या 2, 3, 4 से अधिक तत्वों का अभाव रहता है, तो नाटक अच्छा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं मानता कि हर नाटक में हर तत्व की पूर्ति हो, नहीं हो सकती, लेकिन जो मूल तत्व हैं उन तत्वों का एक निश्चित दायरे में रहते हुए पालन किया जाना जरूरी है। उन तत्वों का नाटक में लिखते समय भी और मंचित करते समय भी उपस्थिति अनिवार्य है। इसी के साथ नाटक के तत्वों पर आज की हमारी ये चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले व्याख्यान में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।